हेलो ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 42 में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 यानी रे ऑप्टिक्स में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और वहां पर आपका पार्ट खत्म हो गया था। ये आज हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो पार्ट आधा ही रह गया था थोड़ा सा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो लास्ट लेक्चर में था वो पार्ट केवल डिलीट कर दीजिएगा, वहां से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े से नए मोड में आपको करवा रहे हैं इसको। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की अगर हम यहां बात कर रहे थे तो सिंपली कहते हैं कि एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा रे के आपको मूवमेंट का हमारा पार्ट्स जिसमें हम कहते हैं मल्टीपल टाइम्स, एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन भी हो रिफ्रैक्शन भी हो, तो उसमें अगर हमने कहा अगर लाइट को किसी प्लेन मिरर से अगर पास करवाएं तो वो अपने ही सेम पाथ से आपको रिट्रेस करेगा। तो यहां से एक बार हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है क्या। तो आप इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम यहां बात कर रहे थे, इसमें आपको मैंने बोला प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में इट स्टेट्स दैट इफ फाइनल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर it has suffered several reflections and refractions is reversed, it retraces its path exactly। तो जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर several reflection और refraction के बाद अगर रे अगर आपको रिटर्न होता है अपने ही पाथ पे, यानी अगर उसको हम किसी भी कारण से, जैसे यहाँ पर प्लेन मिरर रख दिया तो प्लेन मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तो रिटर्न बैक होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे I0 होता है, इसको नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली अगर स्ट्राइक कर रहा है तो परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो रहा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपने ही पाथ को रिट्रेस करेंगे, इसी पाथ से वो रिटर्न बैक होगा। तो अगर हम बात करना चाहते हैं इस केसेस में, तो हम देखते हैं कि क्या हमारा पॉसिबल है। और इसमें इसने बोला है कि अगर n2 इज ग्रेटर देन n1, ये डेंसर है ये रेयर है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आपको ये झुक जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सिंपली कहता है कि फाइनली अगर लाइट को रिटर्न बैक करेंगे अपने ही जिस पाथ पे, तो ये एग्जैक्टली सेम पाथ पे रिटर्न बैक होता है सेवरल आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस वाले केसेस में। तो यहां से हम बात करते हैं, अगर हमारा फर्स्ट जैसे लाइट आ रहा है उसके लिए अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट रे के बारे में बात करें तो यहां पर हम देखना चाहेंगे कि स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लगभग आपको 1621, लगभग हम बात करेंगे 1621, इतने 1621 में ये स्नेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको दिया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई, यानी अगर मैं पहले के लिए बात करूं एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, तो साइन आर इक्वल्स टू होता है हमारा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसकी हम अगर बात करना चाहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 n2 अपॉन n1, या इसी को हम n21 भी लिख सकते थे या n21 ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू के टर्म में भी लिखते हैं, μ21 या μ21 दोनों वैलिड है, ये भी वैलिड है ये भी वैलिड है ये भी वैलिड है। तो n के टर्म में लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के टर्म में लिखे, दोनों वैलिड है। तो यहां पर आपको मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मैं पहले रेज आपको पहला जो आपको आने वाला पार्ट था उसके बारे में मैं बात कर रहा था। सिमिलरली अगेन अगर बात करना चाहेंगे, अब लाइट अगर रिटर्न बैक हो रहा है, ये इस पे देखें तो 90 डिग्री से परपेंडिकुलरली आपको इंसिडेंट हो रहा है, यानी अगर इंसिडेंस हम बात करेंगे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर यानी नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है प्लेन मिरर पे, तो अब अपने ही पाथ को रिटर्न बैक करेगा, इसकी बात कर रहे हैं। डन। अब हम अगर स्नेल्स लॉ को फिर से देखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे साइन
ये इसमें अगर रिटर्न की बात हम करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा रिटर्निंग टाइम में ये होगा, यानी साइन आर अपॉन साइन आई। यानी पहला इधर से आते समय रिटर्न होते समय एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा, इक्वल्स टू इस मीडियम का मैंने कहा था 2 1 यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 पहले वाले केस में। यहां हमारी बात करें ये फर्स्ट मीडियम ये सेकंड मीडियम, तो हम लिख सकते हैं, आपको क्या लिखेंगे, n1 अपॉन n2, कहने का मतलब n1 2 की बात करते हैं। डन, यहां तक क्लियर है। तो यहां जो हमने कहा है n2 by n1 यानी हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखिएगा, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर इंटू साइन आई इक्वल्स टू, अगर हम देखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं n21 इंटू n12, मल्टीप्लाई अगर हम करना चाहें तो क्या करेंगे, तो ये पूरा का पूरा पार्ट ये खत्म हो गया हमारा, ये हमारा पार्ट पूरा का पूरा हमारा फिनिश हो जाता है। तो यहां पर अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या हुआ, तो लिखेंगे यहां पर कि n21 इक्वल्स टू 1 अपॉन n12, क्योंकि हमने यहां पर क्या देखा, ये कहने का मतलब हमारा n21 इंटू n12 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये पार्ट हमने देखा था कि ये देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मैं बात करूंगा सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n12 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 आपको इनवर्स है 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 के। तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये पार्ट आपको याद रखना जरूरी है, ये पार्ट आपको याद रखना यहां पर जरूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमारा क्या था, आज डिटेल में हमने किया है। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ये कंडेंस्ड हो गया था और सडनली आपका लेक्चर बीच में ऑफ हो गया था, तो इसलिए हमने कहा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे बात करेंगे। ये आप पहले नोट कीजिएगा, फिर मैं बात करूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। डन, चलिए इसके आगे हम बात करते हैं, यानी क्या कहा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ने। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर देखना चाहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्या था, फर्स्ट मीडियम इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कह सकते हैं या इनवर्स कह सकते हैं, इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां पहले था सेकंड ना, अब लिखेंगे ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। डन, ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो अभी तक हमने यहां पे डिस्कस किया है। नोट कर लीजिए इसे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को हमने यहां पे जज किया कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं है। आगे देखेंगे, एक लेटरल शिफ्ट वाली बात आती है, ये वाला पार्ट आपके सिलेबस से डिलीटेड है, इसलिए आप इसे प्लीज ना पढ़ें, ठीक है। और जैसे कहीं पर भी हम देखेंगे, इसमें एक जो पार्ट है रे ऑप्टिक्स को बहुत आराम से सारे पार्ट्स को डिस्कस नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे जरूर पढ़ना है। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या है एक एप्लीकेशन, अगर बात करें रिफ्रैक्शन का, एक एप्लीकेशन हम देखते हैं कि एप्लीकेशन रिफ्रैक्शन का क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि रियल एंड एपरेंट डेप्थ, ये हमारा रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन है। तो अगला हेडिंग डालेंगे रियल एंड एपरेंट डेप्थ।
रे ऑप्टिक्स में जनरली मैं थोड़ा सा स्लो रहूंगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा, ये चैप्टर्स थोड़े से टफ है, ट्विस्ट है, तो इसीलिए आराम आराम से इसको रिलैक्स वे में करेंगे। ये हमारा है नेक्स्ट रीडिंग है कि इसे हम कहते हैं कि आपको रियल एंड एपरेंट डेप्थ्स। यानी अगर मैं डेप्थ की बात करूंगा, ये सिंपली हम अगर देखते हैं कि कोई अगर फेस्टिवल हो तो हम आपको गंगा, जैसे कि हम आपको गंगा रिवर जो है, हम मानते हैं कि उसकी सफाई उस टाइम में की जाती है, ठीक है। अगर आप कहीं पर, अगर आप कहो कि कहीं पर वाटर लॉक्ड है, कहीं पर पानी बहुत ज्यादा है और उस कंडीशन में आप उसमें अगर घुसना चाहते हो, तो कई बार जो उसकी सीढ़ियां होती है, जितनी आपको ऊंचे पे दिखाई दे रही होती है, उससे कई ज्यादा उसमें गहराई होती है। यानी आपने पैर डाला लेकिन गहराई बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपको थोड़ा सा वो उठा हुआ नजर आ रहा था, और एक्सीडेंट होता है, इट मींस वहां पर स्लिप होते हैं और फिर नीचे पानी की गहराई में भी आप स्लिप होके जा सकते हैं। तो यहाँ पर उसी पार्ट को हम देखेंगे, रियल एंड एपरेंट डेप्थ में क्या है। अगर एक्चुअली कोई रिवर की जितनी साइड किनारे की गहराई है, यानी बैंक ऑफ द रिवर, अगर हम बात करेंगे कि उसके किनारे की गहराई जितनी है, एक्चुअली क्या वही है या हमें कुछ और दिखाई दे रहा है, हमें उसकी गहराई से कम दिखाई दे रहा है या ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो रियल एंड एपरेंट डेप्थ के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसमें सिंपली हम बात करते हैं वही रिफ्रैक्शंस की बात करते हैं कि एपरेंट डेप्थ आपको क्या है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं। यानी आप नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट द एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी आपको प्लेस की अगर मैं एपरेंट डेप्थ की अगर मैं बात करना चाहता हूं, तो बेसिकली हम बात करते हैं प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम, प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में अगर वो ऑब्जेक्ट आपको प्लेस्ड है, तो हम बात यहां करना चाहेंगे इज लेस देन द रियल डेप्थ, is less than the real depth। कहने का मतलब जो उसकी एक्चुअल डेप्थ थी उससे हमारा, अगर वो ऑब्जेक्ट, वो आपको प्लेस, वो स्पेस अगर आपको डेंसर मीडियम में है, तो यानी उसकी जो रियल डेप्थ थी उससे वो एक्चुअली अपरेंट डेप्थ थोड़ा सा कम नजर आएगा, लेसर नजर आपको आएगा। यानी यहां पर हम बात करेंगे लेसर होगा क्या, अगर हम बात करना चाहेंगे अपरेंट डेप्थ और किस से, रियल डेप्थ से। तो इस चीज को करते हैं, पहले इसे नोट कीजिएगा, फिर हम देखते हैं, एक डायग्राम के बेसिस पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्या है। अगर हमने देखा कि क्या यहाँ पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट अगर ओ है, यानी ये मान लेते हैं एयर मीडियम है, और नीचे वाला मान लेते हैं वाटर मीडियम है। नीचे हम मान लेते हैं वाटर मीडियम है और ऊपर वाला एयर मीडियम है। तो यहां से देखना चाहेंगे कि क्या, इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हमारा है रेयरर मीडियम, ये हमारा है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम यानी अगर मैं बात करना चाहूं तो ये वाटर हमारा हो सकता है। अच्छा, अगर आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ रेज मूव कर रहा है तो रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाएगा। अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर रहा है तो इस लाइन को ये लेकर आते हैं,
मानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ अगर कह रहे हैं x है, तो ये यहाँ से यहाँ तक को हम y मान सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखना चाहेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहाँ है, डेंसर मीडियम में, और वो आपको रेज निकल रहा है रेयरर मीडियम में, ठीक है, पहले इसको नोट कीजिएगा। यहां पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये वाले पार्ट से अगर हम देख रहे हैं, इस वाले में क्लियर हमने देखा है, अगर मैं यहां से देखूं तो ये हमारा y है यहां तक, और यहां से अगर देखें ये हमारा x है यहां तक। इसे हम रियल डेप्थ बोलते हैं और इसे हम एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। इस पार्ट को अगर मैं I बात करूं, इस पार्ट को मैं A बात करूं, और इस पार्ट को अगर मैं B बात करूं, डन। यहां तक सबको क्लियर होगा। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, रेज यहां से चला, एक रेज तो बिल्कुल बिना डेविएशन के स्ट्रेट पास हो जाएगा बाहर। यहाँ पर आई है, हमारी आंखें हैं जो हम ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये डेंसर मीडियम है, ये हमारा वाटर है, और ये हमारा एयर है, यानी एयर है और वाटर है। तो डेंसर मीडियम की हम अगर बात करना चाहें तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखना चाहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख सकते हैं, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिख सकते हैं, Na और Nw, म्यू W और म्यू AB लिख सकते थे। अच्छा, अगर मैं बात करना चाहूं, अगर ये I है तो ये भी हमारा I होगा, अगर ये R है तो ये भी हमारा R होगा। यहां तक क्लियर है। तो अगर हमने कहा है कि क्या क्या हमारा पॉसिबल है, इसमें देखें तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करना चाहें तो ये देखें तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया और ये हमारा सेकंड मीडियम होगा। तो याद कीजिए sin I अपॉन sin R इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हम बात करते थे। यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हमारा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आपको लाइट का ट्रैवल हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 यानी ये वाला पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू 1 यानी आपको ये वाला पार्ट। इसे हम बात कर सकते हैं, ये फर्स्ट मीडियम, ये हमारा सेकंड मीडियम की बात करते हैं। ये इसको इक्वल्स टू हम बात कर सकते हैं sin I डिवाइडेड बाय sin R। क्लियर है। अब sin थीटा के बेसिस पे बात करते हैं तो अगर इस वाले में हम अगर देखना चाहेंगे तो क्या क्या पॉसिबल है। मान लेते हैं इस ट्रायंगल में देखना चाहते हैं, ये I है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू अगर हम बात करना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की बात करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अगर मैं ट्राइंगल AOB में अगर बात करना चाहूं, I के सामने वाला परपेंडिकुलर, AB यानी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस यानी OB हमारा हाइपोटेनियस, और OA हमारा हम कह सकते हैं O से A तक या A से O तक अगर हम बात करना चाहें, ये हमारा है बेस। यहाँ तक क्लियर है आप सबको। तो यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे sin थीटा यानी sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी A से B डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हमारा है B से O। डन। ओके। अगर मैं बात करना चाहूं इस sin R की बात करूं, इस छोटे से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस छोटे से ट्रायंगल की बात करें, ये R है, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो अगर मैं बात करना चाहूंगा तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फिर sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की हम बात करना चाहते हैं तो देखते हैं कि क्या है हमारा। परपेंडिकुलर हमारा है अगेन AB और अपॉन हम अगर देखना चाहेंगे हाइपोटेनियस B से I है, B से I। तो यहां पर अगर देखें तो AB एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। डन। AB कैंसिल यानी इट मींस अगर हम देखना चाहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम यानी एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की अगर हम बात करना चाहें तो ये हमारा आएगा BI डिवाइडेड बाय BO।
अगर मैं स्मॉल अपर्चर की बात करूं, आंखों का साइज यानी प्यूपिल का साइज काफी छोटा होता है, तो हम बात करेंगे फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर B is very close to A। B जो है A के काफी क्लोज है, यानी B पॉइंट को सोचेंगे A पॉइंट पर ही है, यानी इट मींस अगर हम देखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं B से O तक को अप्रोक्सीमेटली इक्वल है A से O। एंड अगर मैं लिखना चाहूंगा B से I यानी BI अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा हमारा आपको AI। सबको क्लियर है? तो इसमें हम अगर बात करें एंड अगर हमें बात करना चाहो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर उसको रिवर्स कर दे, अगर हम रिवर्स कर दे, इसको रिवर्स कर दे, ध्यान से समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू बात करेंगे तो ये हमारा है BO डिवाइडेड बाय BI। पलट दिया मैंने। अच्छा, इसमें अगर हम बात करना चाहेंगे, हमने इधर रिवर्स किया, अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या पॉसिबल होगा, ये हमारा अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा AO डिवाइडेड बाय AI। तो मुझे बताइए क्या है पॉसिबल, NWA। तो एक ही हमारा यहां पर बात करें A से O तक को हम लिखते हैं X और A से I तक को लिखते हैं Y। ये हमारा फॉर्मूला बनके रेडी हो गया। तो मैंने कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू हमारा होगा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ की बात करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला एक रेडी होकर के आ गया कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में रिलेशन क्या है। तो हमने देखा रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में रिलेशन देख रहे हैं कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यानी इसका रेशियो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, यानी रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू हम एयर की बात करते हैं। डन, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे चले। डन। तो इससे हमें एक चीज तो क्लियर हुआ कि अभी एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे अभी हमें लेसर नजर आ रहा था और नहीं। देखते हैं इसमें, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये हमारा है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये हमारा है 1। क्लियर है? मैंने कहा कि रियल डेप्थ यानी x आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। डन। तो आपको बताना है कि क्या होगा हमारा आपको अपरेंट डेप्थ। क्लियर है? सेम पार्ट है, आपको वाटर से ऑब्जेक्ट जो है यानी रेज हम वहां से निकलता है तो आपको एयर मीडियम में आ रहा है, तो आपको क्या मिल सकता है। तो मैंने यहां पर आपको बताया था, अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए, देखते हैं। मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू, मैं n वाटर अपॉन n एयर की बात करूं, इक्वल्स टू हमारा पार्ट आता है x अपॉन y की बात करते हैं। ये हमारा n वाटर है 4/3, ये हमारा है 1 और ये हमारा है 10 और ये हमारा है y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इजी वे में, इट मींस लिख सकते हैं 4/3 इक्वल्स टू 10/y, ऐसा लिख सकते हैं इजी वे में। और अगर इसको देखना चाहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इट मींस 4y इक्वल्स टू 30 यानी y इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 4, और इसको अगर कट करके लेकर आते हैं तो ये आता है 7.5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन अब जो आपको दिखाई दे रहा है
वो आपको 7.5 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है, यानी जो एक्चुअली डेप्थ था उससे आपको ऑलवेज कम दिखाई देगा अगर डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है तो। जैसे अगर मैं बात करूं, एक स्टोन है जो पानी के अंदर है, वो जितनी गहराई में दिखाई दे रहा है उससे हमें आपको यानी जो दिखाई अभी दे रहा है यानी एपरेंट डेप्थ एक्चुअली उससे ज्यादा गहरे में होगा, यानी एपरेंट डेप्थ इज आल्सो ऑलवेज लेसर देन रियल डेप्थ। ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। इसी में रिफ्रैक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करना चाहेंगे ना, तो आप कहते हैं कि अगर सनसेट और सनराइज की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको अपरेंट शिफ्ट इन पोजीशंस दिखाई देता है कि जहां से आपको सनराइज हुआ था जहां पर सनसेट हो रहा है, थोड़ा सा उसके पोजीशंस में आपको डिफर आता है, बट लेस इंपॉर्टेंट है। आगे दूसरे सेक्शन में हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम करेंगे, अगला टॉपिक लिखिएगा। अगला टॉपिक बहुत 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 मजेदार है और इंटरेस्टेड भी है। इसमें इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट क्या है कि इसमें कंडीशंस एक ही पार्ट में से अलग अलग 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर कुछ भी आपको आ सकता है एग्जाम में, तो उसमें देखते हैं कि क्या है। तो अगले हेडिंग की तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो लिखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, एक स्टार लगा दीजिए, 2 स्टार लगा दीजिएगा, तो लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस में है और इसे बेसिकली हम TIR के नाम से जानते हैं, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम TIR के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं पर भी TIR लिखा हुआ है तो आप उसे एग्जैक्ट समझिएगा, वही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। डन। चलिए अब देखते हैं इसमें कि क्या है। पहले हम बात करते हैं ये है क्या बेसिकली, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली अगर हम देखना चाहेंगे तो सबसे पहले फेनोमेनन यानी डेफिनेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की हम बात करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस में हम अगर देखेंगे तो एक ऐसा फिनोमेना, ध्यान से समझिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की बात करेंगे कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कि लाइट ट्रेवल करता है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। लिसन केयरफुली, लाइट ट्रेवल करता है डेंसर से रेयरर मीडियम में और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो लाइट जो है सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाता है और वहां पर हम उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या आया है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से आपको ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमारा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी टोटली आपको रिफ्लेक्शन होगा उसी मीडियम में, सेम मीडियम में। तो अब 2 कंडीशंस हमारा हुआ, तो पूछा था एक फेनोमेनन, एक डायग्राम्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करना होता है। तीसरा कंडीशंस भी पूछा जाता है कि क्या है, और उसके बाद हम बात करते हैं एक आपको मैथमेटिकल रिलेशंस है क्रिटिकल एंगल के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वो भी एक आपको रिलेशन पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म हमने बोला कि क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज द दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लिसन केयरफुली, मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो। तो हमने कहा दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, ग्रेजिंग फिनोमेना, सरफेस पे आपको रेज आपको ट्रेवल कर रही होगी, तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो देखते हैं अभी हम कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म में भी और कुछ इसके डेफिनेशंस भी। पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखिएगा डेफिनेशन इसके कैसे हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हमने डिफाइन किया है, द phenomenon in which a ray of light traveling at an angle of incidence
जो आपको एक फिनोमेना जिसमें कि लाइट ट्रेवल कर रहा है इन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल from denser to rarer medium is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection। कहने का मतलब कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कि लाइट ट्रेवल कर रहा है कहां से कहां, हम बात करेंगे यहां पर जो हम बात करेंगे कि इसमें हमने कहा है डेंसर टू रेरर मीडियम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे ये हमारा ग्रेटर है आपको क्रिटिकल एंगल से। तो दो कंडीशन आपको समझ आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और आपको ट्रेवल जो लाइट कर रहा है ये डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में। तो लाइट जो है डेंसर मीडियम में ही, यानी स्टार्ट कहां से था डेंसर मीडियम में, जाना कहां था रेरर मीडियम में, लेकिन रेरर में ना जाकर के डेंसर में ही टोटली रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस फेनोमेनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब नेसेसरी कंडीशन बात करते हैं। पहला कंडीशन है हमारा कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर टू एन ऑप्टिकली रेरर मीडियम। तो अगर लाइट ट्रेवल हो रहा है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेरर मीडियम में, पहला कंडीशन है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू पेयर ऑफ मीडिया। तो अगर हम बात करना चाहेंगे फॉर द टू मीडिया, तो यानी अ पेयर ऑफ मीडिया में हम अगर बात करना चाहेंगे कि दो मीडियम का एक पेयर है रेरर और डेंसर का, तो उसमें क्रिटिकल एंगल आपको और इंसिडेंस एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और हमने कहा डेंसर टू रेरर अगर ट्रेवल कर रहा है लाइट, तो ये दो कंडीशंस के कारण हम बात करेंगे तो हमारा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसे डायग्रामेटिक वे में अगर हम देखना चाहें तो हम कैसे देखते हैं, ये देखते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहां है और यहां पर मैंने कहा इसे कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट यहां पर स्ट्राइक करके और इधर की तरफ मूव कर गया। अगर मैं बात करना चाहूंगा, ये हमारा रेरर है और ये हमारा डेंसर है। डन। ये ऑब्जेक्ट था जिससे लाइट एक तो बिना डेविएशन के स्ट्रेट पास हो जाएगा, और दूसरा जो आपको रेस था ये इधर से गया, और अगर आई हमने कहा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बात करेंगे। डन। ओके। दूसरा हमने कहा ऐसा, यहां पर हम देखेंगे कि आई जो है सी के बराबर हुआ। आई हम बात करेंगे सी के बराबर, सी हम क्रिटिकल आपको एंगल के लिए बात करेंगे, तो यहां पर आई छोटा है, आई यहां सी के बराबर है। तो इस कंडीशन में अगर देखेंगे रेज ऐसे पास हो रहा है, अगर ऐसे पास हो रहा है तो एंगल ऑफ आपको रिएक्शन की बात करेंगे आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ग्रेजिंग फिनोमेना, सरफेस को ट्रेल करता हुआ टच करता हुआ बाहर निकल रहा है। अच्छा, तीसरा अगर मैं देखूं यहां से, ऐसा हमने दिया, तो यहां पर अगर हम देखना चाहेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इस केस में अगर हम देखना चाहें, लाइट अगर आपको मूव कर रहा है, ये हम बात करेंगे, इसे हम A1 बोलेंगे, इसे हम A2 बोलेंगे, और इसे हम A3 बोलेंगे। तो A1, A2, A3 ये तीन हमने पॉइंट्स देखा है जहां पर कि लाइट स्ट्राइक कर रहा है। अगर I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, सेम एंगल से आपको रिफ्लेक्शन होगा, और ये टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। तो ये हमारा तीसरा जो कंडीशन है ये कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक टर्म आता है यहाँ पर क्रिटिकल एंगल, कि क्या होता है क्रिटिकल एंगल, उसके बारे में भी हम डिस्कस अभी करते हैं। तो टोटली रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे। इसे हमने क्या बोला है, ये हमने डेंसर को नीचे लिख दीजिए, डेंसर मीडियम, और ये हमारा रेरर मीडियम, और जो ये लाइट ट्रेवल कर रहा है टोटली रिफ्लेक्टेड
रे, ये हमारा टोटली रिफ्लेक्टेड रे है। पहले डायग्राम्स को अच्छे से समझ लीजिए, फिनोमिनन आपको उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद हम कंडीशंस की बात कर रहे थे उसको भी देख लीजिए। तो मैं आपको फिर से लास्ट में 1 मिनट में रिव्यू दे दूं। तो इसमें हमने कहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें लाइट ट्रैवल कर रहा है। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बात करेंगे, ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से, और लाइट ट्रैवल करेगा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड बैक होगा उसी डेंसर मीडियम में, तो उसे हमने कहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेसेसरी कंडीशन हमारा है लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और अगला दूसरा कंडीशन था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को अभी एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 2 स्टार लगाया है। आपके एग्जाम में इस बार भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस। डन, चलते हैं। अब एक टर्म आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करते हैं कि क्या है। मैं इसे हटा दूं, ओके। देखते हैं टर्म, देखते हैं। इसी वाले पार्ट में हमारा था क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, कई लोग इसे ऐसा IC लिखते हैं, मतलब I फॉर इंसिडेंस, C फॉर क्रिटिकल, और कई लोग उसे केवल C लिखते हैं। तो यहां पर हम केवल C लिखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने C लिखा, तो सॉरी एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल को हमने C लिखा है। तो क्रिटिकल एंगल है क्या, इसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो आप लिखिएगा इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा क्रिटिकल एंगल की। यहाँ पर अगर हम बात करना चाहेंगे तो एक यहाँ पर हमने देखा क्रिटिकल एंगल को एक्सप्लेन किया है। क्रिटिकल एंगल है क्या, क्रिटिकल एंगल के अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पर मैंने कहा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में था आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। तो रेयर मीडियम में जो आपको एंगल आया था, याद कीजिए, इस बीच वाले केस में जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर था, तो हमने कहा कि रेज I इज इक्वल्स टू C, तो ये आपको टच करके जा रहा था, इनके बीच आपको एंगल कितना था 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे वो हमारा 90 डिग्री था, यानी उस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने कहा क्रिटिकल एंगल। तो इट मींस हम अगर बात करना चाहें यहां से एक रिलेशन आता है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच। तो अगला हमारा हेडिंग है आपको रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल यानी C की बात करेंगे एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसकी बात करते थे, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको मैंने कहा था डेंसर और रेयरर की बात करें तो, डेंसर और रेयरर की बात करें तो हमारा फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, ये मीडियम हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड था, ये था हमारा फर्स्ट और ये था सेकंड। तो हम बात करेंगे रिफ्रैक्ट, आपको अगर मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, याद कीजिए हम बात करते थे जहां से इंसिडेंस होता था और जहां पर रिफ्रैक्शन होता था। मैं बात करता था जिसमें रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, यानी यहां से स्टार्ट है ना, इंसिडेंस इसमें था, रिफ्रैक्शन इसमें था। तो मैंने पहले आपको ऊपर वाला मीडियम फिर नीचे वाला मीडियम लिखा। बहुत आराम से ध्यान से समझिएगा कि कभी भी रेज अगर पास हो रहा है, कभी भी रेज अगर पास हो रहा है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इसमें है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर इसमें है, तो ये था फर्स्ट, ये था सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करते थे 2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो मतलब बात करते थे वो मीडियम जिसमें रिफ्रैक्शन है अपॉन, हम कह सकते हैं वो मीडियम जिसमें आपको इंसिडेंस है, यानी इसको मैं N2 अपॉन N1 ऐसा करता था। तो यहां पर भी हम बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसमें रिफ्रैक्शन है और इसमें इंसिडेंस है, यानी 1 2 यहां पर बात करेंगे इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1, और ये हमारा होता था स्नेल्स लॉ के बेसिस पे ही बात करेंगे, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू
हम यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टू, इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहां पर हम बात करेंगे कि अगर इफ आई इक्वल्स टू सी के बराबर तो आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैंने कहा आई इक्वल्स टू सी के बराबर तो आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां पर अगर मैं बात करना चाहूंगा कि 1 अपॉन एन टू 1 इक्वल्स टू साइन सी डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री, आर को मैंने 90 डिग्री लिखा, साइन 90 हमारा 1 होता है, यानी साइन सी डिवाइडेड बाय 1। तो कहने का मतलब इसको 2 1 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। बहुत इजी था और इस वाले पार्ट को मैथमेटिकली आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ पर कई बार ये 2 1 और 1 2 में कंफ्यूजन हो जाता है। तो जनरली जो हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 लिखते हैं, इसलिए 2 1 के सेक्शन में ही 2 1 के ही टर्म में ही आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पर हमने कहा इसको एक्सप्लेन करें तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन क्रिटिकल, इन्हें हम बात कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल का। किस टर्म में हम बात करेंगे? क्रिटिकल एंगल का आपको साइन फंक्शन में हम बात कर सकते हैं। डन। तो इसमें कह सकते हैं साइन फंक्शन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डन। ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिटेल्ड फॉर्म में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। रेसिप्रोकल हम बात करेंगे साइन ऑफ इट्स आपको क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का हमारा साइन फॉर्म आपको यूज करेंगे। अच्छा, कुछ चीजों के आपको याद रखने, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा और उसके क्रिटिकल एंगल क्या क्या पॉसिबल हैं, जैसे कि आप नोट डाल करके लिख लें, नोट डालकर लिख लें, यानी वो आपके एग्जाम में कभी कभी थोड़ा सा हेल्प करेगा एनालाइज करने में। तो सब्सटेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और क्रिटिकल एंगल है। तो हम बात करेंगे सब्सटेंस, यहां पर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करेंगे और ये हमारा क्रिटिकल एंगल, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हमारा है। तो सब्सटेंस है, आरआई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर। वाटर यानी H2O की बात करते हैं। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमारा होता है 4/3। 4/3 को अगर हम देखना चाहेंगे यानी 1.33 और ये होता है 48.75 डिग्री। मैंने कहा क्रिटिकल एंगल कितना होगा, ये हमारा होगा 48.75 डिग्री। अगर मैं ग्लास की बात करूं, अप्रोक्सीमेट, अगर हमने कहा कि कोई क्रॉन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, दो तरह के ग्लास आपको होते हैं, आपको केवल मैं अप्रोक्सीमेशन में बात करूंगा। ग्लास की अगर हम देखें तो ग्लास का हमारा होता है बेसिकली 3/2 एवरेज, अगर देखा जाए 3/2 की हम बात करते हैं, यानी ग्लास हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 3/2, इसे हम 1.5 बोल सकते हैं। और अप्रोक्सीमेट अगर बोला जाए इसका 40 डिग्री के आसपास होता है। ये आपको क्रॉन ग्लास और फ्लिंट ग्लास का अलग होता है, एक का 37 होता है, एक का 41 होता है। तो अप्रोक्सीमेट हम 40 के आसपास मान लेते हैं कि इसका आपको क्रिटिकल एंगल हो सकता है। और तीसरा हम अगर बात करना चाहेंगे डायमंड, डायमंड का जो हम अगर देखेंगे ये होता है 2.42। बस इसी फॉर्मूले में ही पुट करके आप इन सबको क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हैं।
2.42 होता है और ये 24.4 डिग्री होता है, ये 24.41 डिग्री। तो आपको 24 डिग्री भी बात कर सकते हैं। इन तीनों सब्सटेंस के क्रिटिकल एंगल और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को अप्रोक्सीमेट ध्यान में रखना होता है और इसी के बेसिस पे हम करते हैं। डन। तो अभी की क्लास के लिए आज मैं यहीं तक आपको करवाऊंगा। इसी के एप्लीकेशन से, यानी आपको जो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन के बेसिस पे, जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, दो हमारे देखा होगा हीरे में चमक किस कारण से होती है, यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो उसको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। आपको एक इन्वर्टेड इमेज, जैसे स्पाइडरमैन आपने देखा होगा या कोई भी मूवीज देखते हैं, तो ये क्रॉल करता हो यानी रेंगता हुआ कोई चीज आपको सरफेस पे चल रहा है, लेकिन आपको दिखाया जाएगा दीवारों पे है, यानी आपको हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का वर्टिकल इमेज बना सकते हैं। तो यानी इस तरह से बात करते हैं, एनिमेशन में भी इसका हमारा यूज हो सकता है। तो कुछ और भी पार्ट हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म वाला पार्ट भी है, फिर मिराज फॉर्मेशंस है। तो इसी के एप्लीकेशन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आराम से बिल्कुल स्माइल के साथ फिजिक्स एंजॉय करते रहिए। और आप ये सेकंड बुक में है, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। रे और वेव ऑप्टिक्स के बाद जो चैप्टर्स है वो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, ओके। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से एप्लीकेशन से फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।